हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज रामचंद्र। आज हम 10th क्लास की मेन टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस के बारे में पढ़ेंगे। लेस्ली नॉरिस एक वेल्स पोइट हैं, साथ के साथ वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इनकी गिनती उन वेल्स पोइट्स में गिनी जाती है जिन्होंने पोस्ट वॉर पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और इनको लिटरेरी वर्क्स के लिए काफ़ी बार अवार्ड मिल चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द स्टेंजास एंड अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की जो पोएम है टाइगर इन द जू बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, जिसमें पोएट ने कंट्रास्ट किया है एक टाइगर जो जू के अंदर बंद है और एक वो टाइगर जिसे जंगल के अंदर उसके नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था। साथ के साथ एक बहुत बड़ा मैसेज हमें ये देती है कि हमें जंगली जानवरों को या फिर किसी भी जानवर या पशु पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन। He stalks in his vivid steps the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet race। यहाँ पर ही वर्ड का यूज किया है पोइट ने टाइगर के लिए। वह स्टॉक्स का मतलब होता है टू मूव क्वाइटली एंड स्लोली, चुपचाप और धीरे धीरे चलना। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड का मतलब होता है ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार धारियां हैं। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, यहाँ पर ध्यान दें आप, फ्यू और फ्यू द फ्यू, यहाँ पर द फ्यू का मतलब यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है उसने कम कदम चले हैं, लेकिन जितने भी वो चल सकता था वही कदम चला, क्योंकि पिंजरा जो उसका छोटा है उससे ज्यादा वो और कदम नहीं चल सकता। कुछ कदम अपने पिंजरे में वो चलता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट होता है मखमल, पैड्स होता है द सॉफ्ट पैड अंडर द फीट ऑफ टाइगर, यानी कि उसके पंजों के नीचे का जो सॉफ्ट गद्दीनुमा भाग है उसे बोलते हैं पैड्स। क्वाइट यानी कि शांत, इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा। वह गुस्से में है लेकिन शांत है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो टाइगर है उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है जू में। वो लाचार है, वो कुछ कर नहीं सकता, गुस्से में है लेकिन शांत है, धीरे धीरे अपने पिंजरे में वो चलता है। स्टेंजा नंबर 2, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग होता है लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक, कि आक्रमण करने के लिए घात लगाकर चुपचाप बैठ जाना। कि अगर टाइगर जू में नहीं होता, अगर वो जंगल में होता तो उसे क्या करना चाहिए था इस वक्त, कि उसे किसी छाया के नीचे छुप के बैठा हुआ होना चाहिए था। स्लाइडिंग, उसे मूव, धीरे धीरे चलना, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में से अपने शिकार को पकड़ने के लिए धीरे धीरे सरकना चाहिए। नियर द वाटर होल, किसी वाटर बॉडी, यानी कि कोई नदी है, तालाब है, कोई गड्ढा है जहां पर पशु पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं, उनके नजदीक घात लगाकर वो उसे बैठा हुआ होना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर प्लम्प का मतलब होता है फैट, जहां पर गोल मटोल यानी कि मोटी हिरण आसपास पानी पीने के लिए आए तो उसके नजदीक उसे बैठा हुआ होना चाहिए था। तो एक स्टेंजा में इसने जू में जो टाइगर की मनोस्थिति है उसके बारे में बताया है, दूसरी तरफ जंगल में उसकी मनोस्थिति क्या होती है, इसकी सिचुएशन क्या होती है उसके बारे में बताया है। थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है ग्राउलिंग, यानी कि गुर्राना। अराउंड हाउसेस, घरों के नजदीक उसे गुर्राते हुए होना चाहिए था। एट द जंगल्स एज, जंगल के एज का मतलब होता है ब्रिंक, किनारा, जंगल के किनारे पर। बेयरिंग, शोइंग, बेयरिंग का मतलब होता है शोइंग, अपने व्हाइट फैंग्स का मतलब लॉन्ग शार्प टीथ, लंबे तीखे दांतों को दिखाते हुए और अपने पंजों को दिखाते हुए। टेरराइजिंग, भयभीत करते हुए द विलेज, गांव वालों को। कवि कहता है कि सपोज करो जंगल में उसे अपना भोजन नहीं मिलता तो वो क्या करेगा कि वो किसी जंगल के किनारे पर बसे हुए गांव के आसपास आ जाएगा और गांव वालों को अपने पंजों को और अपने दांतों को दिखाकर
भयभीत करेगा। यहाँ पर कवि एक और मैसेज देना चाहता है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग बंद कर देना चाहिए, और यदि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो मानव जाति के लिए टाइगर जो जंगली जानवर हैं वो किनारे पर आ जाएंगे और गांव वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट, बट ही इज लॉक्ड। यहाँ पर फिर एक जो पोइट जो है वो दया दिखाती है, उसकी वो दया से भर जाती है, कहती है लेकिन वो तो लॉक है, बंद है। टाइगर इन कंक्रीट होता है, मेड ऑफ सीमेंट, सेल होता है स्मॉल रूम, छोटे से सीमेंट के बने हुए कमरे के अंदर वो तो लेकिन बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स, बार्स के अंदर लोहे की सलाखें, लोहे की सलाखों के पीछे उसकी सारी ताकत बंद है, जिसे मनुष्यों ने बंद कर दिया है। स्टॉकिंग, जो धीरे धीरे और चुपचाप चलता है। द लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ से पहले द का यूज किया गया, यानी कि पर्टिकुलर लेंथ के बारे में यूज किया गया इसका मतलब, यानी कि उसकी लेंथ जो है केज की कम है, उसी में वो धीरे धीरे और चुपचाप चलता रहता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो आगंतुक हैं देखने के लिए, जो में टाइगर्स को देखने के लिए आए हैं, उनको वो इग्नोर करता है। सो यहाँ पर उसने फिर जू के अंदर की मनोस्थिति के बारे में बात किया कि अगर टाइगर जू के अंदर है तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसे जो विजिटर्स हैं वो परेशान करते रहते हैं, वो उनसे बोर हो चुका है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हालांकि वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल वो नहीं कर पाता क्योंकि उसे बंद कर दिया गया है। और लास्ट स्टेंजा है ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को अंतिम आवाज। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग होता है गश्त लगाना, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं अपनी कार से सायरन लगाकर पूरे जंगल जू में वो घूमते हैं कि कहीं कोई मिस हैपनिंग या फिर कोई पिंजरा खुला तो नहीं रह गया। उसकी आवाज को सुनता है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकती हुई आंखों से घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए सितारों की तरफ। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि टाइगर जो है दिन में जो विजिटर्स हैं उनसे परेशान रहता है, रेस्ट नहीं कर पाता, और रात को जो पेट्रोलिंग जो गश्त लगाने वाले होते हैं उनकी सायरन की आवाज से भी उसे आराम नहीं मिलता। और शायद वो सितारों की तरफ इसलिए देख रहा है कि वो हेवन से, भगवान से वो पूछ रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पर बंद क्यों कर दिया, मेरी क्या गलती थी। सो ये इसकी ट्रांसलेशन थी। अब बात करते हैं इन स्टेंजास की क्वेश्चंस और आंसर्स की, और कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का पोएट ने इस्तेमाल किया है। सो सबसे पहले फर्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, name the poem and the poet. The name of the poem is A Tiger in the Zoo and the name of the poet is Leslie Norris. Question number second, who walks in his vivid strips? The tiger walks in his vivid strips. What does he refers to in these lines? इन lines में he किसके लिए प्रयोग किया गया है? He refers to the tiger. What do you mean by pads of velvet? Pads of velvet means the soft pads under the feet of tiger. टाइगर के पैरों के नीचे जो गद्दीनुमा जो भाग है उसका मतलब है pads of velvet. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू राइमिंग वर्ड्स, दो राइमिंग वर्ड्स बताइए. फर्स्ट इज केज एंड रेज. और व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा? इट्स ए बी सी और बी, ए बी सी बी. अब बात करते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस. यहाँ पर पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण अलंकार. जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहाँ पर टाइगर के लिए पोइट ने यहाँ पर ही का यूज किया है. ही यानी कि जो कि पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है. सो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है. सेकंड जो है मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पर आप देखिए पैड्स ऑफ वेलवेट यानी कि मखमली गद्दीनुमा भाग. दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होती है सिमिली और एक होता है मेटाफर.
सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, यानी कि जब एज और लाइक जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। यदि हम कहते कि उसके जो नीचा का जो भाग है वो मखमल के समान है, मखमल के जैसा है, लेकिन उसमें के समान या की तुलना की नहीं है, उसमें सीधा कहा है मखमली पैर, तो यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। और एक यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल किया गया है, क्वाइट रेज में। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। क्वाइट का मतलब शांत और रेज का मतलब गुस्सा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब सेकंड स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। Who should be lurking in the shadow? The tiger should be lurking in the shadow. और how should he walk through long grass? उसे long grass में से कैसे चलना चाहिए? He should sliding through the long grass. Who passes near the water hole? कौन water hole के नजदीक से गुजरता है? The deer passes through the water hole. Next, he should be snarling. Who is snarling around the houses? The tiger is snarling around the houses. Why does he snarling around the houses? वो क्यों घूम रहा है? In order to get a domestic animal for his food. ताकि वो किसी डोमेस्टिक एनिमल को प्राप्त कर सके अपने भोजन के लिए। और what emotion or what does he show to the villagers? He shows his white fangs and claws. और what emotion does the villagers show? कौन सी इमोशन दिखाते हैं? The villagers get terrified. वो डर जाते हैं। Next is who is locked in a concrete cell? The tiger is locked in a concrete cell. Second, why is he locked in a concrete cell? उसे बंद क्यों किया गया है? So that lest he should escape from there. ऐसा ना हो कि वो वहां से भाग जाए, इसलिए उसको वहां पर बंद किया गया है। Whose strength is behind bars? The tiger's strength is behind the bars. What do you mean by stroking the length of his cage? It means that he walks only the length of his cage. केवल उतनी ही लेंथ उसे मिलती है जितने की केज की है, थोड़ी बहुत। Why does he ignore the visitors? वो विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है? Because it was a daily routine. ये नियमित का एक कार्य है। He lost all his interest in them. वो उनके अंदर जितना भी इंटरेस्ट था वो सारा गुम कर चुका है। So last, who hear the last voice at night? The tigers hear the last voice at night. Or what noise does he hear at night? He hears the patrolling cars. Noise of patrolling cars. Who does he stare with his brilliant eyes? The tiger stares with his brilliant eyes to the brilliant stars. Why does he look at the brilliant stars? Perhaps he is asking the heavens why he is imprisoned here. So ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसका जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, जो समरी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।